आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट को। पहला सवाल देखिए क्या है। एना और बेन दोनों के पास कुछ कंचे हैं। एना बेन, मान लेते हैं कि एना के पास ए कंचा है और बेन के पास बी कंचा है। एना के पास ए और बेन के पास बी कंचा है। कहता है यदि एना बेन को एक कंचा देती है, एना क्या कर रही है, बेन को कंचा दे रही है, तो बेना क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। बेन के पास एक कंचा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एना के पास क्या हो जाएगा, एक कंचा घट जाएगा। आपके पास कुछ कंचा है, आप एक किसी को दे दिए तो उसका तो एक बढ़ गया, पर आपका एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आगे क्या कहता है, इन दोनों के पास समान संख्या में कंचे हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या हो गया, दोनों का कंचा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आगे कहता है इसके विपरीत यदि बेन एना को एक कंचा देता है। बेन अगर एना को एक कंचा देता है, बेन यहाँ पे बी है, बेन के पास बी कंचा है, अगर एना को एक कंचा दे दिया मतलब ए प्लस वन हो जाएगा, लेकिन बेन के पास एक कंचा घट जाएगा। बेन क्या कर रही है, एना को एक कंचा दे रही है, तो एना के पास तो ए प्लस वन हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, लेकिन इसके पास एक घट जाएगा। फिर कहता है उसके पास बेन की तुलना में 3 गुना अधिक कंचे हो जाएंगे। एना के पास क्या हुआ, बेन की तुलना में 3 गुना अधिक हो गया। तो अगर ये 3 गुना है तो बेन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अधिक हिंदी में गलत लिखा रहता है, 3 गुना हो जाएगा, बस इतना ही आपको देखना है। अंग्रेजी में हमेशा क्या रहेगा, 3 टाइम्स रहेगा। 3 टाइम्स मोर का अलग ही मतलब होता है। तो कहता है बेन की तुलना में 3 गुना कंचे हो जाएंगे। तो अगर एना के पास 3 गुना हो गया, मतलब बेन में अगर 3 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके पास 3 गुना कंचा हो गया है, मतलब इसमें 3 से गुना करेंगे तभी दोनों बराबर हो पाएगा। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, a माइनस 3b इज इक्वल टू -2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 3b इधर लेके आते हैं, -3 और इधर -1 तो -4 हो जाएगा, सॉरी -4 हो जाएगा, ये -4। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है दोनों के 5 कंचों की कुल संख्या, यानी a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। a प्लस बी बराबर व्हाट, a प्लस बी का मान पूछ रहा है आपसे। आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए a का वैल्यू क्या कर सकते हैं, 2 प्लस बी रख सकते हैं। a के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2 प्लस बी रख सकते हैं। -3b इज इक्वल टू -4, -2 इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू 3 आ गया। जब b का मान 3 है तो a का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट कर दिए b का मान 3, तो a का मान क्या हो जाएगा, 3 2 5 पूछ रहा है दोनों के पास, तो a प्लस बी का मान पूछ रहा है, यानी 5 प्लस 3 का मान पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8। एक तरीका तो ये हुआ आपका इक्वेशन सोल्व करके बनाने वाला। देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, एक और तरीका भी इसका है जिससे आप इसे थोड़ा इजी बना सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना है लेकिन थोड़ा इजी हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि एना और बेन दोनों के पास कुछ कंचे हैं। एना के पास ए मान लिए, बेन के पास बी मान लिए। एना बेन को एक कंचा देती है, एना क्या कर दी, बेन को एक दे दी, तो बेन क्या हो जाएगी, एक बढ़ गई, लेकिन एना क्या हो गया, एक घट गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, आगे कहता है कि दोनों के पास समान संख्या में कंचा हो जाएगा, यानी दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप ये निकाल पाए कि a माइनस बी का मान क्या हो गया, 2 आ गया। b को इधर लेके आए, 1 को उधर लेके चल गए, a माइनस बी का मान आपका 2 आ गया। अब देखिए कहता है दोनों के पास कंचों की कुल संख्या बताइए, यानी a प्लस बी का मान पूछ रहा है। a प्लस बी का मान, दोनों के पास कुल कंचा, एना के पास a, बेना के पास b था, बेन के पास b था, तो मान लिए a और b, तो a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो अब देखिए अगर a प्लस बी का वैल्यू हम कोई भी ऑड नंबर रखेंगे, कोई भी ऑड नंबर लेते हैं, जैसे 1 रख दिए, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर a माइनस बी हमको पता है और a प्लस बी हमको पता है, तो बड़ा संख्या कैसे निकालते हैं, जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 3/2 हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, जैसे ही इसको हम ऑड नंबर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा।
दशमलव में उसको बोल सकते, दशमलव में आ जाएगा। और कंचों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है। कंचा का संख्या या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकता है। कोई भी ऑड नंबर लीजिए, जैसे a प्लस बी का मान हम मान लेते हैं, जैसे पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो a प्लस बी का मान पहला ऑप्शन में 11 दिया है, तो 11 लेंगे, तो 11 दूँ 13/2, a का वैल्यू 13/2 हो जाएगा, 6.5। कंचा का संख्या या तो 6 होगा, चाहे तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 6.5 तो नहीं हो पाएगा। मतलब ऑड नंबर वाला आंसर तो नहीं होगा, मतलब 1 और 3 तो नहीं हो पाएगा। अब बच गया 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 और 4 बच गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 को लेके चलते हैं, कोई एक लेके चलिए, 2 और 4 में कोई एक लेके चलिए। अगर वो आंसर हो पाया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 10 ही लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि अगर हम a प्लस बी का मान 10 ले लिए, तो a का मान क्या निकल जाएगा, 10 दूँ 12/2 6, और b का मान क्या निकल जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, 8/2 4, 6 और 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर एना के पास 6 कंचा है, एना के पास 6 कंचा है और बेन के पास 4 कंचा है, तो ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, अगला कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगला कंडीशन क्या है, इसके विपरीत यदि बेन एना को 1 कंचा देती है, बेन जो है एना को अगर 1 कंचा दी, मतलब ये हो जाएगा 6 1 7 और ये हो जाएगा 3, तो उसके पास बेन की तुलना में तिगुना कंचा हो जाना चाहिए, यानी इसका तिगुना होना चाहिए था, पर तिगुना तो नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो पाएगा। तो बच गया कौन सा, 2, बस वही एक आंसर है, वही हो पाएगा, उसको फिर चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही दोनों में से कोई एक होता है, ये वाला सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो यही वाला होगा। अगर हम मान लेते हैं शुरू में ही 8 ही को हम लेके चलते, 8 को ही लेके चलते, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल जाता, 8 दूँ 10/2 5, और b का वैल्यू कितना निकलता 3, 8 में 2 गया 6/2 3। तो अब देखिए दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, बेन जो है एना को 1 कंचा देता है, बेन एना को 1 दिया, तो कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, और ये तो 2 हो जाएगा। कह रहा है इस प्रकार तिगुना हो जाता है, तो देखिए 2 का तिगुना 6 है, मतलब ये करेक्ट है, मतलब यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि ऑप्शन से भी आप चल सकते थे, और दूसरा तरीका है कि आपका क्या किए, इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, वो भी आसान ही है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा इसके अंदर। कहता है 2 समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, 2 समान वृत्त है, समान मतलब क्या, समान त्रिज्या वाला वृत्त, तो 2 समान वृत्त है एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। चलिए एक दूसरे के सेंटर से होकर पास कर रहा है दोनों, पहला वृत्त दूसरे के सेंटर से, दूसरा वृत्त पहला के सेंटर से। तो कह रहा है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 13 है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ये वाला उभयनिष्ठ जीवा, इसका लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ याद रखिएगा कि अगर 2 समान त्रिज्या वाला वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, 2 समान त्रिज्या वाला वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो होता है वो होता है √3r, √3r। तो r का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13√3 आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही 2 समान त्रिज्या वाला वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरा, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होता है, √3r हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या है, 9 - 6 × 30 प्लस 29 माइनस 7 में से 2 गया 5 भागा 8, 9 - 30 मतलब क्या हो जाएगा आपका -21, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 9 में से 5 के 4 24, यहाँ से 24 निकल गया, 24 में 8 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, -21 + 3 -18 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 1 kg में 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ देकर, एक ग्राहक क्या करता है, 1 kg में 20 कुकीज़ उसको देना चाहिए था, लेकिन वो 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकी दिया और 95 बेच दिया। 19 कुकीज़ को कितना रुपये में बेचा, 95 रुपये में बेचा। ठीक है, 19 कुकीज़ को 95 में बेच दिया। एक्चुअली उसको 20 कुकीज़ देना था 95 में, लेकिन 19 कुकीज़ को 95 में बेच दिया। फिर कहता है विक्रेता ने 76 रुपये में कुकीज़ खरीदा था। ठीक है, तो अगर ये आपका सेलिंग प्राइस है 95 रुपया, कॉस्ट प्राइस उसका क्या था 76 रुपया था,
लेकिन 76 रुपये में कितना वो खरीदा था, 20 खरीदा था। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ दिया है, मतलब उसको देना था 20 कुकीज़, क्योंकि खरीद के 20 कुकीज़ लाया था 76 रुपये में, लेकिन वो दिया क्या, 19 कुकीज़ दिया, 19 कुकीज़ 95 में दिया, और खरीदा था क्या, 20 रुपये में 76 कुकीज़ खरीदा था। तो चूँकि क्रयमूल 76 है, विक्रयमूल 95 है, तो यहाँ सीधा सीधा लाभ कितना हो जाएगा, 19 रुपये का लाभ हो जाएगा यहाँ सीधा सीधा। अब क्या हुआ, इसके पास 20 कुकीज़ था, एक कुकीज़ उसको कम ही दिया था, 19 ही कुकीज़ दिया था, मतलब 19 रुपये का तो लाभ हुआ ही हुआ, और साथ में एक कुकीज़ का भी इसको लाभ हो गया, 19 रुपये का लाभ हुआ और एक कुकीज़ का लाभ हो गया। ठीक है, चूँकि एक कुकीज़ ये बचा लिया है, एक कुकीज़ क्या कर लिया, ये बचा लिया है। ठीक है, आप देखें कि रुपया में चूँकि सारा डेटा दिया हुआ है, तो 19 रुपया एक कुकीज़ का रेट कितना है, तो 20 रुपये में 76 कुकीज़, सॉरी 20 कुकीज़ 76 रुपये में, तो एक कुकीज़ कितना हो जाएगा, एक कुकीज़ कितना हो जाएगा, 76/20, यानी 38 दूनी 76, 38 दूनी 76, 38/10, 3.8, मतलब उसको टोटल कितना लाभ हुआ, 19 रुपया का लाभ हुआ, प्लस 3.8 रुपये का इधर है, यानी 22.8 रुपये का टोटल लाभ हो गया, 22.8। ठीक है, 95 में बेचा वो, 76 में ख़रीदा था, तो 19 रुपये का सीधे सीधे लाभ है। लेकिन दूसरा कंडीशन में लाभ इसलिए उसको हो रहा है क्योंकि 20 कुकीज़ की जगह पर उसको 19 को दिया था, मतलब एक कुकीज़ का इसके पास और लाभ था, तो एक कुकीज़ का लाभ था आपका, तो 19 प्लस एक कुकीज़, अब एक कुकीज़ का क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, 20 रुपये में 76 को खरीदा था, सॉरी 20 कुकीज़ 76 में खरीदा था, तो एक कुकीज़ 3.8 रुपये में खरीदा, यानी 3.8 रुपये का इसके पास और लाभ है। टोटल मिला क्या हो गया, इसको 22.8 का लाभ हो गया। एक निवेशक ने शेयरों में 2 लाख का निवेश किया, 2 लाख निवेश किया, पहला दिन 18% बढ़ा, दूसरा दिन 15% गिरा, तीसरा दिन 3% गिर गया, तो निवेशक शेयरों के मूल्य में निवल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। एग्जैक्ट डेटा का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों को लेके एक डेटा निकालिए, पहले 18 बढ़ रहा है, फिर 15 घट रहा है, -18, ये भी फॉर्मूला, पहले 18 बढ़ रहा है, फिर 15 घट रहा है, 18 - 15 -18 × 15/100, 3 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 से 20 25 100, 2 से 2 9 18, 18 - 15 3 हो जाएगा, 9 × 27/10, 2.7, यहाँ से निकल के आएगा 0.3। अब 0.3 को इससे निकाल लेंगे, 0.3 ये प्लस में है, 0.3 3 गिर गया है, यानी -3 माइनस 0.3 गुना 3/100, -3 में 0.3 कटाएंगे तो क्या जाएगा, 2.7 हो जाएगा, माइनस 3 × 3 = 9, यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 0.9/100, फिर जब 0.009 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, ये वैल्यू बहुत ही आपका 27, 2.7 में इतना घटा भी देंगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यानी ऑलमोस्ट 2.7 के आसपास का ही आंसर आएगा, तो 2.7 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में डेटा देखिए, यहाँ पे डेटा माइनस में था, घटाते तो माइनस में आता है, इसलिए माइनस में आंसर कमी दे रहा है। माइनस में आने का मतलब क्या होता है कि कमी है, प्लस में आता है इसका मतलब क्या है कि वृद्धि है। ठीक है, माइनस में आता मतलब कमी है, प्लस में आता है इसका मतलब वृद्धि है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, इसका आयतन पूछ रहा है आपसे। आपको पता है आयतन क्या होता है, 1/3 πr²। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है। ठीक है, तो त्रिज्या देखिए, यहाँ शंकु बनाते हैं, त्रिज्या 3 है, तिर्यक ऊंचाई क्या है, 3√2 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे काट देंगे, 3 से 3 कट गया, यानी 1 और √2 का रेशियो है, तो 1/√2 के बारे में पढ़े होंगे, 1/√2, ये निकल जाएगा 1, यानी 3 ही निकल जाएगा आपका। जैसे भी होगा आप ऊंचाई निकाल लेंगे सॉल्व करके, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिया है तो ऊंचाई आप निकाल लेंगे, 3 निकल गया, 1/3 पाई, तो पाई के रूप में ही आंसर दे रहा है सारा। आर का मान निकल गया, 3 तो दिया हुआ ही था, और एच भी 3 ही निकल गया, 3 का स्क्वायर, 1 3 से 1 3 कट गया, 3 3 9 पाई, 9 पाई आंसर आ जाएगा आपका, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है आपका, दिया गया व्यंजक किस विकल्प के तुल्य है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। सबसे आसान तो इसका काम आपका क्या है, कोई मान रख के भी आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले इसका परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण कैसे होता है, हर के टर्म को अंश में लेके जाएंगे, बीच का साइन बदल के, हर के टर्म को अंश में बीच का साइन बदल के,
तो नीचे में आपका माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 2 बार आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे में वर्गों का अंतर लिखते हैं, तो सेक का वर्ग सेक का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, वर्गों का अंतर लिखते हैं। वही काम इसके साथ करना है। हर के टर्म को अंश में लेके जाएंगे, साइन बदल के, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस लेके जाएंगे, ऊपर ऑलरेडी एक माइनस है तो 2 को माइनस हो जाएगा ऊपर। और नीचे में वर्गों का अंतर, इसका वर्ग ये हो जाएगा सेक का वर्ग और एक का वर्ग एक हो जाएगा, वर्गों का अंतर, बस हो गया। यहाँ से देखिए सेक प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो सेक निकल जाएगा, सेक प्लस 1 निकल जाएगा, 2 को सेक निकलेगा। सेक का स्क्वायर माइनस 1 को आपको पता है कि क्या बोलते हैं, tan स्क्वायर बोलते हैं, तो tan स्क्वायर से क्या निकल जाएगा, tan निकल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सेक माइनस 1, नीचे में क्या आ जाएगा tan, ये tan स्क्वायर आएगा, tan स्क्वायर से tan निकल जाएगा। अब क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, tan सेक प्लस 1 और सेक माइनस 1, ये कट जाएगा, 2 सेक हो जाएगा, 2 सेक, tan को क्या बोलते हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा, आपको पता है सेक 2 cos 1 होता है, 2 ऊपर आ जाएगा। और नीचे में चूँकि साइन है तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, यानी 2 cosec हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहें तो वैल्यू रख के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना भी आसान ही था। अमन ने 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,92,208, हम इसको राउंड फिगर में बोलेंगे, 1,92,000 बोलेंगे, बार बार इतना बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम बोल देते हैं क्या कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,92,000 की राशि उधार लिया। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतना चुका दिया। टोटल वो लिया उधार कितना, 1,92,208 रुपये उधार लिया। 1 साल का समाप्ति हुआ, वो 20,000 चुका दिया, 20,196, इसको 20,000 बोल के चलते हैं, एवरेज मोटा मोटी बोल रहे हैं लेकिन लिखना एग्जैक्ट ही है। तो 1,92,000 आपका लिया था, 1 साल के बाद 20,196 चुका दिया। फिर कहता है अमन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया का भुगतान कर दिया। पहला वर्ष में तो चुकाया 1,92,000 में 1,92,000 चुकाया 20,196, लेकिन अगला वर्ष में पूरा चुका दिया। ठीक है, तो कहता है कि दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, दूसरा वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा ऐसा पूछ रहा है वो। पहला वर्ष में तो 20,196 भुगतान किया था, दूसरा वर्ष में कितना भुगतान करेगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे इजी तरीका क्या है कि सबसे पहले इसको करना क्या है कि मान लेते हैं कि बीच में कोई भुगतान किया ही नहीं था, मान लेते हैं बीच में कोई भुगतान नहीं किया था, तो बीच में कोई भुगतान नहीं किया है, वो लिया है कितना कर्जा 1,92,208, बीच में कोई भुगतान नहीं किया है, शुरू से अंत तक एक ही बार भुगतान किया वो, तो 15% की दर से 2 साल में भुगतान कर रहा है, यानी कि 30% वो भुगतान करेगा ब्याज के रूप में 15% की दर से। शुरू में मान लेते हैं कि बीच 1 साल के बाद कुछ भी भुगतान नहीं किया था, ये डेटा नहीं दिया रहता ये वाला 20,000 वाला, तो अगर नहीं दिया रहता तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भुगतान नहीं किया था, तो उसको शुरू से अंत तक इस राशि पर 30% ब्याज लगता है, चूँकि 2 साल का बात हो रहा है, तो 15% की दर से 2 साल में तो 30% ब्याज लगेगा, तो 30% ब्याज लगेगा, तो कितना उसको चुकाना पड़ेगा 130%। चुकाने का मतलब है कि ब्याज को मूलधन के सहित चुकाएगा, यानी जो भी राशि लिया था उसका 130% वो चुकाता। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं था कि बीच में वो चुकाया नहीं था, वो चुकाया था कितना 20,196 चुकाया था, तो 1 साल के बाद जब 20,196 चुका दिया, तो 20,196 रुपया वो चुका दिया 1 साल के बाद, मतलब कि 1 साल तक वो तो कुछ नहीं चुकाया, पर 1 साल के बाद 20,196 चुका दिया, तो 1 साल के बाद जब इतना राशि चुका दिया 20,000 रुपया, तो बाकी 1 साल पर तो इस राशि पर ब्याज नहीं लगेगा, यानी 15% ब्याज अब हमको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वही ब्याज हम इसमें क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, ब्याज भी दे दिए हैं। हम क्या कहिए, इसमें राशि भी नहीं घटाए, जो 20,196 रुपये दिया था वो भी नहीं घटाया, और इसके साथ जो 1 साल का और ब्याज उसको माफ़ हो जाता, क्योंकि कर्जा पहले चुका देंगे तो उस साल का ब्याज नहीं लगेगा, तो उसको भी हमको घटाना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल हमको कितना घटाना पड़ेगा, 20,196 तो घटाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इसका 15% जो ब्याज के रूप में आएगा उसको भी घटाना पड़ेगा। तो 15% ब्याज के साथ पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा 115, यानी 20,196 का 115% हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा क्या आ जाएगा दूसरा साल वो कितना भुगतान किया है वो। ठीक है, तो बस इसको अब सॉल्व करना है। देखिए सब यूनिक
यूनिट डिजिट क्या है, 2 का सेम है, बाकी सबका अलग है। तो पहले इकाई अंक से हम काम चलाएंगे, अगर इकाई अंक से काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा अंक भी निकालेंगे। तो 13 से गुना करते हैं इसमें 8 में, 13 8 क्या आएगा, चौतल से 104 बाकी 10, फिर 13 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 में 10 जोड़ देंगे तो 10 ही आएगा, 10 का 0 बाकी 1, फिर 13 दूना 26, 26 और 1 27, 27 का 7 बाकी जो भी रहेगा, इतना ही निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक 0 भी है, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 13 को इससे गुना किए, एक 0 भी इधर था, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70.40। अब इसको सॉल्व करते हैं, 115 गुना 6 690, 690 का 0 बाकी 69, फिर 115 गुना 9 900, 15 35 से 1035, 1035 प्लस 69 कितना हो जाएगा, 9 5 14, 36 1 10, 1 1 1104, यानी 4 लिखा है, 110 बाकी रहेगा। फिर 100 690, 15 9 35 से 135 और 900, 1035, 9 5 14, 36 1 10, ठीक है। 115 गुना 1 115, 115 और 10 225, 200 कितना हो जाएगा, 115 प्लस 110, 225, 225 का 5, इतना ही लेते हैं फिलहाल। चलिए अब इसको देखिए, माइनस करना है हमको, माइनस करना है 0, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, ये दशमलव आपका यहाँ पे आ जाएगा। परसेंट हटाने पे क्या होता है, दशमलव 2 अंक पहले लग जाता है, 0 हो गया, 4 में 4 गया, 0 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो ये तो 0 ही हो गया, इकाई अंक जो निकला वो क्या है, 5 है, और इसमें इकाई अंक 5 नहीं है, इसमें इकाई अंक 5 नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 इकाई अंक वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। अगर 5 इकाई अंक वाला 2 ऑप्शन रहता तो एक स्टेप और सोल्व करते, ठीक है, लेकिन पूरा सोल्व नहीं करेंगे, पूरा सोल्व करने से मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो एग्ज़ाम में ऐसा अप्रोच रखना है आपको कि थोड़ा टाइम कम लगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का है। ये देखिए, इसके बाद हम जस्ट आसान क्वेश्चन आ गया। अब एग्ज़ाम में अगर कभी भी गलती से आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसको इग्नोर करके पहले पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लीजिए एक बार। जब तक आप पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। उससे क्या होता है कि आपका आगे जा कर के जो भी आपका क्वेश्चंस हल्का हल्का भी रहेगा वो भी छूट जाएगा, क्योंकि आप पहले ही टाइम वेस्ट कर चुके होंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हम अभी तक 3 बार हम सीजीएल निकाल चुके हैं, तो हमको ज़्यादा आइडिया है कि आप कैसे पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आप आसानी से पूरा पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कभी कभी छूट भी जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल मार्क्स अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल मार्क्स आपका अगर मेंस का पेपर दे रहे हैं तो 390 में 310 से 320 के बीच में होना चाहिए। 390 में 390 तो लाना नहीं है, 310 से 20 के बीच में लाएगा तो अच्छा खासा पोस्ट मिल जाता है। ए बी और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 3:4, और बी रेशियो सी कितना दिया है, 7:12। तो आपसे पूछ रहा है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। 7×21, 7×28 और 12×48, ठीक है, 21, 28 और 48। आप जैसे भी निकालते हैं वैसे रेशियो निकाल लीजिएगा, सबका तरीका थोड़ा अलग अलग होता है अपना। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद इतना है। अब देखिए 20% छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और यहाँ बोल रहा है 1792 है, तो 80 का वैल्यू 1792 हो गया। अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100 का वैल्यू पूछ रहा है वो। 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 3 4 8 32, 10 का वैल्यू क्या आ गया, 224 आ गया, तो 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2240 आ जाएगा। 10 का वैल्यू 224 है, 100 का वैल्यू के लिए एक 0 से गुना कर दिए। नेक्स्ट आपका है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या इतना और चाप की लंबाई इतना है। अगर वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई दिया है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना त्रिज्या। चाप की लंबाई दिया हुआ है 7, त्रिज्या दिया है 24।
12 दूना 24, 12 सते 84। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। हम यहाँ ग्राफ को नहीं सोल्व कर रहे हैं, ग्राफ के अलावा जो भी क्वेश्चन है केवल वही सोल्व कर रहे हैं। ग्राफ का एक साथ हम वीडियो लेकर आएंगे, सारा उसमें बता देंगे एक ही बार में। ये तो अगर एक पार्ट में नहीं हो पाएगा तो 2 पार्ट में लेकर आएंगे। एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब क्या है, केवल आपको बोट का चाल मिलेगा। स्थिर जल में चल रहा है मतलब केवल बोट चाल अपने चाल से चल रहा है, धारा का कोई चाल ही नहीं है। तो 6 किलोमीटर 1 घंटा में, तो चाल क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, फिर कह रहा उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल 45 मिनट में। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब क्या है, बोट भी चल रहा है और धारा भी चल रहा है। तो क्या करा, उतना ही दूरी मतलब 6 किलोमीटर 45 मिनट में। 45 मिनट का मतलब क्या होता है, 3/4 घंटा। 45/60, 3/4, 3 दूना 6, 4 दूना 8 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नाव का चाल अकेले 6 था, नाव और धारा दोनों का चाल मिला के 8 हो गया, मतलब धारा का चाल 2 होगा। धारा का चाल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम 2 हो जाएगा। तो फिर क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर दूरी तय करने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटने में टोटल समय। धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा, नहीं 6 2 8। धारा के विपरीत में आएगा तो चाल घट जाएगा, मतलब 6 में से 2 गया तो 4। टोटल टाइम कितना लगेगा, 8 दूना 16 और 4 चौ 16, यानी 2 + 4 यानी 6 घंटे टोटल टाइम लग जाएगा, 6 घंटा। चलिए नेक्स्ट आपका है sin A × sin B का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए ऐसा कर सकते हैं, देखिए 2 तरीका है। एक तो है कि आप इसको कुछ मान रख दें और B का, जैसे हम A का मान 60, B का मान 30 रख देते हैं। या तो फिर क्या होगा कि आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको, हम दोनों तरीके से बता देते हैं। A का मान 60, B का मान 30 रख दिए। चलिए तो कितना हो जाएगा, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी आंसर आ जाएगा √3/4। अब √3/4 किस ऑप्शन से आ रहा है, पहला देखिए, जब A का मान 60 और B का मान 30 रखें तो 60 - 30 30 हो गया। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, 1/2 आगे लगा हुआ है। cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस, यहाँ पे देखिए 60 - 30 सॉरी 60 + 30 90, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। cos 90 का मान 0 होता है, यानी सोल्व करें तो क्या जाएगा √3/4 आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो सकता है। हमको सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हो सकता है किसी और ऑप्शन से भी √3/4 निकल जाए। तो cos A + B, A का मान क्या है 60 है, B का मान 30 है, 60 30 90, cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ से cos 30 आ जाएगा, तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2, यहाँ नेगेटिव रखा हुआ है तो आंसर जो भी यहाँ से निकल के वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, √3/4 आ जाएगा माइनस में आके। हमको आपको लाना है कि आप पॉजिटिव में लाना है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ क्या आएगा 60 30 90, sin 90 का मान 1 होता है और 60 - 30 क्या हो जाएगा 30, sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। 1 + 1/2 3/2 इंटू 1/2 करेंगे, रूट में तो नहीं आ पाएगा, यानी ये वाला भी गलत हो गया। यहाँ पे आप sin 90 का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2, आगे भी 1/2 है, 1/4 यहाँ से निकल के आ जाएगा, यानी आपका ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, यानी केवल 1 ऑप्शन से ही √3/4 निकल के आ रहे हैं, तो यही वाला ऑप्शन होगा। तो आप वैल्यू रख के भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है आपका, कि आप ऑप्शन को ही सॉल्व कर दीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगने वाला है। अगर पहला ऑप्शन मिल गया तब तो ठीक है, अगर आगे वाला ऑप्शन मिला तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। हम cos A - B का वैल्यू निकालेंगे, cos A + B का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1/2 cos A - B को क्या बोलते हैं, cos A × cos B प्लस sin A × sin B, माइनस cos A + B को क्या बोलते हैं, cos A × cos B और माइनस sin A × sin B बोलते हैं। माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर में है डाटा, तो माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस ही प्लस हो जाएगा। cos A cos B कट जाएगा, sin A sin B sin A sin B, यानी 2 sin A sin B हो जाएगा, 2 sin A sin B हो जाएगा। बाहर में भी 1/2 है, कट जाएगा, sin A sin B आ गया, मतलब यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये नहीं मिलता तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करते, दूसरा नहीं मिलता तो तीसरा चेक करते, तीसरा अगर नहीं मिलता तो चौथा तो ऑटोमेटिक आंसर हो ही जाता। नहीं तो आप मान रख के भी बना सकते हैं, बस ध्यान रहे कि कोई ऐसा मान नहीं रख दीजिए कि 2 ऑप्शन मैच कर जाए। अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहा है तो मान आपको बदल के फिर से रखना पड़ेगा। यदि 9 अंकों की संख्या ये जो है 5x 7 9 8 5 6/6 36 से विभाज्य है। 36 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, जो संख्या 9 और 4 दोनों से विभाज्य होगा वो 36 से विभाज्य होगा।
जो संख्या 9 और 4 दोनों से विभाज्य होगा वो 36 से विभाज्य होगा। तो 4 से विभाज्य होने का रूल क्या है, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट गया तो कट गया, नहीं कटा तो नहीं कटा। तो कहता है बाई का सबसे बड़ा संभावित मान लेना है। तो बाई का सबसे बड़ा मान हम 9 से चेक कर सकते हैं। अगर 9 लेंगे तो 4 से काटेंगे 2496 कट जा रहा है, मतलब बाई का मान मेरा क्या निकल गया, 9 निकल गया। सबसे बड़ा मान लेना था, सबसे बड़ा से चेक किया, बाई का मान कन्फर्म हो गया। अब 4 से तो कट गया, 9 से भी कटना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए क्या है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखते हैं 9 9 से कट जा रहा है, 9 9 से कट गया। 7 5 12, 12 6 18, 9 से कट गया। ठीक है, 8 6 14, 14 5 19, 19 अगर और 9 दूना 18 कटेगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, तभी 8 1 9 हो पाएगा, ये कट जाएगा फिर। तो x का मान मेरा क्या निकल गया, 8 निकल गया। पूछ रहा है √2x + y, √2x, x का मान 8 है, 8 दूना 16, y का मान 9 है, 16 9 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहता है कि √2x + y का ऋणात्मक मान पूछना है। देखिए इसका दो वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी 1 + 5 1 -1, आपको नेगेटिव वैल्यू लेना है तो -5 लेंगे, पॉजिटिव है तो +5 लेते हैं। नहीं देखिए, पाइप क्यू जो है किसी टैंकी को 60 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू 60 घंटा में भर सकता है, भरने वाला है, जबकि पाइप आर इसे 45 घंटा में खाली कर सकता है। पाइप आर इसे क्या कर सकता है, 45 घंटा में खाली कर सकता है। क्यू और आर पाइप 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए डब्ल्यू पाइप को भी खोला जाता है। सबसे पहले देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल कर देखते हैं कितना आएगा, 180। एलसीएम 180 आएगा, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 और 4 इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्या, क्यू और आर 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं। तो 6 घंटा के लिए खोला जाएगा, तो ये क्या करेगा, 1 घंटा में 3 भाग भरेगा और ये घंटा में 4 भाग खाली कर देगा। 60 घंटा में भर सकता है, और इसे 50 घंटा, सॉरी भरने वाला ये दोनों है, भरने वाला दोनों है। तो ये 1 घंटा में भरेगा 3 भाग, 1 घंटा में भरेगा 4 भाग, यानी 7 भाग भर देगा 1 घंटा में। तो 6 घंटे के लिए आप इसको खोल दिए, मतलब 180 भाग में 42 भाग तो भर देगा। 1 घंटा में 7 भाग, तो 6 घंटा में 7 6 का 42 भाग। फिर कहता है जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए पाइप डब्ल्यू को भी खोला जाता है। अब एक पाइप डब्ल्यू भी आ गया। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। आधा स्तर का मतलब क्या है, 90 भाग में 180 में 90 तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी पहले से ही वो 42 भाग क्या कर चुका है, भर चुका है। 180 भाग टोटल भरना है, उसमें क्या हुआ है, 42 भाग टोटल भर चुका है, चूँकि दोनों पाइप क्या था, भरने वाला था। तो 180 भाग में 42 भाग भर चुका था। फिर डब्लू को भी एक साथ खोला। अब देखिए डब्लू क्या है, खाली करने वाला है, चूँकि यहाँ लिखा हुआ है जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए डब्लू को खोला जाता है, मतलब डब्लू खाली करने वालों को इसलिए खाली करने के लिए खोला है। तो 24 घंटा लग गया इसको आधा तक पहुँचने में। तो यहाँ देखिए कि 90 भाग के लिए इसको कितना घंटा लग गया, 24 घंटा लग गया। मतलब कि नब्बे भाग के लिए इसको 24 घंटा लग गया, मतलब 1 घंटा में कितना भाग, 180 में 42 तो ऑलरेडी भरा हुआ था। तो अब इसको 48 ही भरना था, सॉरी 180 में 100, देखिए 42 भाग तो पहले से भरा हुआ था। तो 90 भाग तक पहुंचने के लिए 48 तो 50 और 90, 48 भाग इसको और भरना था, जिसको 24 घंटा लगा दिया वो। तो 48 भाग को भरने के लिए अगर 24 घंटा लगा रहा है, मतलब 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 2 ही भाग भर रहा है वो। 1 घंटा में 2 भाग भर रहा है। यहाँ देखिए 1 घंटा में 7 भाग भर रहा है, मतलब ये 5 भाग खाली करने वाला होगा, तभी तो 1 घंटा में 2 भाग भर रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। फिर कहता है अकेले पाइप डब्लू द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लगने वाला समय।
तो इसका क्षमता हम निकाल दिए। मेन काम तो यही है। टोटल आपका टंकी का कैपेसिटी क्या है, 180 कैपेसिटी है। 5 का इसका क्षमता है, तो 5 की क्षमता से टोटल टैंक को कितने देर में खाली कर देगा, 36 × 180, 36 घंटे लगा देगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि पाइप क्यू किसी टंकी को 60 घंटा में भर सकता है। क्यू जो है किसी को 60 घंटा में भर सकता है, और आर जबकि इसे 45 घंटा में भर सकता है। हम एलसीएम निकाले, 180 आ गया, 60 थी 180, 45 तो 180, इफिशियंसी आ गया। फिर कह रहा है क्यू आर 6 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। जब 6 घंटे के लिए खोला तो 3 4, 1 घंटा में 7 भाग भर दिया, तो 6 घंटे में कितना भर देगा, 42 भाग आपका क्या कर दिया, भर दिया। 180 में 42 भाग ये भर दिया। इसके बाद टंकी को खाली करने डब्ल्यू को खोला जाता है। डब्ल्यू को खोला गया है खाली करने के लिए। कहता है आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइप को 24 घंटे के लिए खोला जाता है। आधे स्तर मतलब 180 में 90 तक पहुंचने के लिए 24 घंटे तक खोला जाता है। तो चूंकि 42 भाग ऑलरेडी भर चुका है, तो 90 भाग के लिए उसको सिर्फ 48 भाग ही और भरना बाकी है। तो 48 भाग के लिए 24 घंटा टाइम लग रहा है, मतलब एक भाग के लिए 2 घंटे टाइम लगेगा। सॉरी, 48 टोटल आपका 48 भाग भरना है, 24 घंटा में भर रहा है, मतलब 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, 2 भाग भरेगा। तो 1 घंटा में 2 भाग भरेगा, यहाँ पे 1 घंटा में 7 भाग भर रहा है, तो ये 5 भाग खाली करने वाला होगा, तभी तो आपका 1 घंटा में 2 भाग भराएगा। 7 भाग खाली भरेगा और 5 भाग खाली कर देगा। तो डब्लू का एफिशिएंसी 5 आ गया। फिर कह रहा है अकेले पाइप डब्लू द्वारा पूरी टंकी की क्षमता कितना है, 180 है। पूरी टंकी की क्षमता 180 है। पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 5 की क्षमता से 180 को खाली करने में कितना समय लगेगा, 36 घंटा लगेगा समय, 36 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, एक समांतर चतुर्भुज MNOP की भुजा MN को Q तक बढ़ाया गया है। एक आपका समांतर चतुर्भुज है, चलिए एक समांतर चतुर्भुज हो गया। कहता है एक समांतर चतुर्भुज MNOP की भुजा MN को Q तक बढ़ाया गया है। MN को कहाँ तक बढ़ा दिया, Q तक बढ़ा दिए। MN बराबर NQ, MN और NQ आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ऐसा बढ़ाएं कि MN और NQ बराबर हो गया, MN बराबर NQ। फिर कह रहा है PQ ON को बिंदु R पे प्रतिच्छेद करता है। PQ जो है ON को बिंदु R पर छेद करता है। ये आपका PQ है, ON को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, R पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कहता है बिंदु R जो है ON को किस अनुपात में विभाजित करेगा। बिंदु R जो है वो इस ON को, पूरा ON आपका ये वाला है, ON को किस रेशो में विभाजित करेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर हम दो यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ये वाला MQP बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये छोटा वाला ट्रायंगल आपका ये है NQR, MQP और NQR, इन दोनों को अगर सिमिलर कर दिए तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये तो दोनों में कॉमन ही है, कोण Q। ठीक है, और बड़ा वाला ट्रायंगल का कोण M और छोटा वाला का कोण N क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको पता है दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा पर छेद करता है, तो ये आपका क्या होता है, ये दोनों कोण आपका संगत कोण से बराबर होता है। संगत कोण से दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, या ऊपर वाला कोण दोनों संगत कोण से बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M और N दोनों बराबर हो जाएगा संगत कोण से, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। चलिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। MQP, और M के जगह पर इधर क्या है, N है, और Q के जगह पर इधर Q ही है, और R। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सिमिलर हो गया। चूँकि M बराबर N है संगत कोण से, और Q बराबर Q वैनिस्ट है। दो कोण बराबर करने पर त्रिभुज सिमिलर हो जाता है, तो दोनों त्रिभुज को सिमिलर कर दिए। अब अगर त्रिभुज सिमिलर है तो संगत भुजा का रेशियो बराबर होगा। मतलब ये है कि अगर हम इस त्रिभुज में MQ लेंगे तो इधर हमको NQ लेना पड़ेगा, यानी MQ बटा NQ बराबर, अगर इधर से हम लेते हैं NR, हमको देखो NR MQ
पी, क्यू पी किधर है, क्यू पी और एम पी। हाँ, अगर इधर से हम एम पी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एन आर लेना पड़ेगा। तो अब देखिए एम क्यू, अगर ये पूरा ये दोनों बराबर है, मतलब ये है कि अगर ये एक होगा तो भी एक हो जाएगा। तो अगर पूरा एम क्यू को हम क्या कर दिए, 1 1 2 ले लिए, एन क्यू कितना हो गया, 1 हो गया। एन आर एम पी, यहाँ देखिए अब निकल गया क्या, एम पी का मान मेरा निकल गया 2 और एन आर का मान क्या निकल गया 1। एम पी ये क्या है मेरा, एम पी ये 2 है और एन आर क्या है 1 है। आपको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होता है, मतलब ये 2 है तो ये पूरा 2 हो जाएगा। जब पूरा 2 है, इधर वाला 1 है तो इधर वाला भी 1 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो बस त्रिभुज को क्या करना था, सिमिलर करना था। जैसे ही त्रिभुज को सिमिलर किया, आपका सारा डेटा आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है 3a + 2b = 27 और 27 से q + 8b = 1458। तो कह रहा है 2ab का मान बताइए। यहाँ देखिए या तो हम इसको क्यूब कर दें, ठीक है, चलिए इसको क्यूब ही करते हैं, सबसे बेस्ट वही रहेगा। 3a + 2b का दोनों तरफ हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्यूब यानी 27 1 क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब यानी 8 b क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab 3a, एक सेकेंड, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होता है 3ab, 3 a के जगह पर 3a है और b के जगह पर क्या है 2b है। तो 3ab, अरे 3ab इंटू क्या हो जाएगा a + b, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b बराबर कितना हो जाएगा 27 का क्यूब, 27 का क्यूब। ठीक है, अब इसका देखिए मान कितना दिया हुआ है, इसका मान आपको दिया हुआ है कितना, 1458 दिया था, 1458 रख दिया यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 3 9 2 18, ये हो गया 18ab। इसको बराबर को उस साइड लेके जाते हैं, 27 क्यूब है माइनस इसका मान तो 27 ही दिया है, देखिए इसका मान दिया हुआ 27 दिया हुआ है, इसका मान हमने रख दिया यहाँ पे 27, माइनस हो जाएगा 27 इंटू इसको गुना करके क्या हो जाएगा 18ab। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से 27 कॉमन ले सकते हैं, तो 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 500, 27 का स्क्वायर यहाँ 27 कॉमन ले, 27 का स्क्वायर बचेगा, 27 का स्क्वायर क्या होगा 729 और माइनस क्या हो जाएगा 18ab। इधर क्या है 1458 है, 1458 है इधर। 27 से काट देते हैं, 27 से काटेंगे, 27 9 से पहले काटते हैं, 9 3 27 9 5 5 9 से 54 9 2 18, 3 से काटते हैं, 3 5 15 1 2 3 4 12 54 हो गया, 54 बराबर 729 माइनस 18ab। 18ab बराबर क्या हो जाएगा 729 माइनस 54, 9 में सर के 5 12 में 5 के 7 675 आ जाएगा। चलिए हमको निकालना है 2ab का मान निकालना है, या 2 रहने देते हैं, 9 से काटते हैं, 9 2 18, 9 से काटेंगे 9 से 63 4 5 9 45, यानी 2ab का मान कितना आ गया 75 आ गया, 2ab का मान क्या आ गया 75। ठीक है, चलिए या तो दूसरा तरीका क्या था, आप इसी को तोड़ लेते, 27 a क्यू क्या लिखते आप 3a का होल क्यू लिख देते, इसको क्या लिख सकते थे 2b का होल क्यू लिख देते बराबर 1458। अब देखिए a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला क्या होता है a + b का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a + b बराबर 1458। ठीक है, अब देखिए a + b का मान आपका क्या दिया 27 दिया है, तो यहाँ पे 27 रख देंगे, 27 का क्यूब माइनस 3 3 9 2 18ab इंटू 27 बराबर 1458। 27 कॉमन ले लेते, 27 का स्क्वायर बचता 729 होता, 27 का स्क्वायर, 27 यहाँ से कॉमन आ गया तो 18 बचता, 1458 9 3 27 9 9 से 54 9 2 18, 3 से 3 5 15 3 12, यानी हो जाएगा आपका 729 माइनस 54 यानी 675 बराबर 18ab। 2ab पूछ रहा था, 9 से काटते 9 2 18, 9 से काटते 9 से 63,
9 से 45, 2 भी कॉमन 75 आ जाता। तो आप दोनों ही तरीक़ा से कर सकते हैं, या तो आप इसको तोड़ दिए, चाहे तो इसको क्यूब कर दीजिए। दोनों ही कंडीशन से आपका आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इसके बाद कौन सा है, 21। प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1, 2, 3 कहाँ तक, 125 तक, इसका औसत पूछ रहा है। औसत क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। 126/2 कितना हो जाएगा, 63। चलिए इस व्यंजक को हल करने के लिए बोल रहा है। ऊपर आपका क्या है, 2x 3y, यानी 2x माइनस 3y का होल क्यूब बोल सकते हैं। इसका हो जाएगा a² b², 2ab करेंगे तो यही आ जाएगा। या तो क्या कर सकते हैं आप, इसको इसी चीज़ को, सॉरी ये होल स्क्वायर है, होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर है। अब इसी चीज़ को आप 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है। एक ही चीज़ है दोनों। चूँकि स्क्वायर है तो अंदर में नेगेटिव रखिए या पॉजिटिव रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नीचे में क्या है आपका, 3y माइनस 2x है, 3y माइनस 2x है। तो एक डेटा से एक डेटा कट जाएगा, एक बच जाएगा 3y माइनस 2x। चलिए नेक्स्ट आपका है, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, अंडर रूट। अब देखिए साइन में दोनों अगर सेम है, आपका साइन में है, अगर एंगल जोड़ कर 90 हो रहा है तो मान इसका 1 हो जाएगा। ऐसे कर दीजिए, दोनों से पहले 9 कॉमन ले लीजिए और अंदर में क्या आ जाएगा, इसको भी अगर बदलेंगे तो cos 26 हो जाएगा, sin 26 cos 26 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर 26 प्लस cos 26, sin स्क्वायर cos 1 होता है, ऊपर में 36 है। नीचे में देखिए 32 माइनस 7 कॉमन लेते हैं, 32 प्लस 58 90 हो रहा है, इसका मान भी 1 हो जाएगा। 36 9 45 ऊपर में हो गया, नीचे में 32 में 7 गया तो 25 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 5 25, 5 9 45, ऊपर से 9 से बाहर 3 आ जाएगा, नीचे 5 बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी 3√5 आ जाएगा। इसको परिमेयीकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√5, अब बटा में 5 आ जाएगा। इसका परिमेयीकरण कर दिए। लास्ट सवाल आपका है, यदि हम किसी जीवा को दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाते हैं, कोई भी जीवा है, देखिए यहाँ पे एक सर्किल है, इसके अंदर में एक जीवा है। जीवा किस में होता है, सर्किल में होता है। सर्किल में एक जीवा है, कहता है दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाते हैं, इधर भी बढ़ा दिए, इधर बढ़ाया, अनंत रूप से बढ़ा दिए। ठीक है, तो जीवा क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, लंब बन जाता है, स्पर्श रेखा बन जाता है। स्पर्श रेखा क्या होता है, ऐसे होता है। लंब आपका क्या है, इस तरह का, ये लंब 90 कोण बनाता है, व्यास बन जाता है, छेदक रेखा बन जाता है। देखिए सही बात है। क्या कर सकते हैं, जीवा को अगर दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वृत्त को क्या करना है, छेदक, वृत्त को क्या करता है, ये 2 बिंदु पे कट करते हुए आगे निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। तो जब जीवा को अनंत रूप से आगे बढ़ाएंगे आप, या जीवा को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, छेदक रेखा बन जाएगा। अनंत रूप से नहीं बढ़ाएंगे तो छेदक रेखा खंड बोल सकते हैं। अनंत रूप से बढ़ा रहे हैं रेखा। चलिए ठीक है, ख़त्म हो गया आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से आपका शेयर भी करें। थैंक यू।